हाय एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी में। मैं आप लोगों की एजुकेटर पायल गुप्ता। हम लोग शंकर आईएएस एनवायरनमेंट सीरीज को कर रहे थे, जिसके चैप्टर नंबर 23 पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम था क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन। आज के सेशन में उसे कंप्लीट करेंगे। अगर आप में से किसी ने अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब यूजिंग रेफरल कोड रैंक 10। इस रेफरल कोड को यूज करके आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आरती मैम की पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप लोगों को तैयारी करने का मौका मिलेगा और जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनकी ई-पीडीएफ आप लोगों तक उपलब्ध कराई जाएगी। अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के जो बेनिफिट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है ये कोर्स। टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। जो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अपनी तैयारी कर सकते हो। मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। मेंस के आंसर राइटिंग सेशंस है वहाँ पे। डाउट क्लियरिंग सेशंस है वहाँ पे। ऑप्शनल सीसेट दोनों ही इंक्लूड हो जाएगा। साथ में इंटरव्यू की क्लासेस भी होती हैं। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों ही लेवल की एक बार में तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पे घर बैठे आराम से कर सकते हैं। यूज रेफरल कोड रैंक 10। देखिए, हमने क्या देखा था कि UNFCCC क्या है। अर्थ समिट के बारे में जाना था। फिर उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल जो थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी उसको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इसका जितने भी मैकेनिज्म है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, जो इनका मार्केट मैकेनिज्म है, जो इनका जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, एमिशन ट्रेडिंग है, उन सब चीज़ों को समझा था। उसके बाद हम लोगों ने नॉन कंप्लायंस के बारे में जाना था। बाली मीट के बारे में समझा था। बाली एक्शन प्लान क्या है, बाली रोड मैप क्या है। फिर हमने 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कोपेनहेगन समिट के बारे में समझा था, जो नॉन बाइंडिंग थी। डिस्कॉर्ड हो गया था डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन का। आज के सेशन के अंदर हम अपने नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कैनकन समिट के नाम से जानी जाती है, कैनकन के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन, ये मीटिंग हुई है UNFCCC की। 16th मीटिंग थी, इसलिए नाम दिया COP16 यानी COP 16, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16, और जगह का नाम है कैनकन। ये कैनकन एग्रीमेंट होता है। इसके अंदर क्या किया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल को डिस्कस किया जा रहा है कि आगे क्या होगा। कैनकन एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या बातें हुई वो देखते हैं। देखिए, इसके अंदर क्या कहा कि जितनी भी पार्टीज हैं कन्वेंशन की, चाहे वो डेवलप्ड है चाहे वो डेवलपिंग है, वो अपने वॉलंटरी मिटिगेशन गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए एग्री हो गए हैं। इस मीटिंग के अंदर चाहे कोई डेवलप्ड नेशन था चाहे कोई डेवलपिंग नेशन था, उन्होंने अपने अपने डाटाज फिक्स किए थे कि हम इतना एमिशन कम कर देंगे, इतना एमिशन कम कर देंगे। कुछ वॉलंटरी इच्छाएं अपनी जाहिर की थी मिटिगेट करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रिपोर्ट देने के लिए। इस मीटिंग के अंदर एग्री हो गए कि हम आपको रिपोर्ट सबमिट कराएंगे। अब इससे क्या होगा, इससे जो मेजरमेंट और वेरिफिकेशन है वो आसानी से होगा। इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी देश जो जो प्रॉमिस कर रहे हैं उनको मेजर किया जा सकेगा, उनको वेरीफाई किया जा सकेगा। उसके बाद इसके अंदर और क्या क्या बातें हुई, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, मीन्स जो अनिक्स बी कंट्रीज थी, मीन्स हम क्या कह रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड यानी डेवलप्ड नेशन है, जिनका ज़्यादा योगदान है ग्लोबल को वार्म करने में, उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया। और क्या कहा गया कि हर महीने आप एनुअली आप अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराएंगे कि आपकी स्ट्रेटजीज क्या है, आप कैसे अपने मैकेनिज्म को मीट कर रहे हो मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू। मतलब आपने जो जो प्रोमिसेस किए थे क्योटो प्रोटोकॉल का लेके, आप उनके अंदर क्या क्या परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। आपने कहा था कि मैं फाइनेंस दूंगा, मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करूंगा, तो आप कितना काम कर रहे हो, ऐसी रिपोर्ट इन्वेंट्री में एनुअली सबमिट कराएं। डेवलपिंग नेशन से क्या कहा कि आपने भी कुछ प्रोमिसेस किए थे कि आप वॉलंटरीली जितना भी एमिशन हो रहा है उसको कम करने में मदद करेंगे। तो एवरी 2 ईयर्स में इनको एनुअली करना है, इंडस्ट्रियल कंट्रीज को, और डेवलपिंग कंट्री जो है एवरी 2 ईयर्स के अंदर अपनी प्रोग्रेस की रिपोर्ट को सबमिट कराओ। फिर क्या कहा, एक जो $30 बिलियन का फाइनेंस है, जो फास्ट स्टार्ट फाइनेंस है, मतलब इनिशियल फाइनेंस डेवलप्ड कंट्री कलेक्ट करे $30 बिलियन का डेवलपिंग नेशन के लिए, कब तक, 2012 तक, ठीक है। और $100 बिलियन को 2020 तक, एवरी ईयर 2020 तक $100 बिलियन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेवलप्ड कंट्री को देना चाहिए। उसके बारे में बताइए। इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस ए प्रोसेस टू डिजाइन, इसके अंदर क्या हुआ, ये बहुत की पॉइंट है। ग्रीन क्लाइमेट फंड का निर्माण हुआ। एक ऐसी फंडिंग, एक ऐसा अकाउंट खोला गया जिसको नाम दिया गया ग्रीन क्लाइमेट फंड। मींस क्लाइमेट को जो ग्रीन रखेगा, जो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करेगा, कैसे उन टेक्नोलॉजीज को फुलफिल किया जा सकेगा, उसके लिए फाइनेंस इकट्ठा किया जाएगा ग्रीन क्लाइमेट फंड में। एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया जाएगा और एक अडेप्टेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा डेवलपिंग नेशन के लिए। ग्रीन क्लाइमेट फंड में डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों ही पैसा डाल रहे हैं, लेकिन अडेप्टेशन फंड के अंदर क्या हो रहा है, जो पैसा होगा वो डेवलपिंग नेशन के काम आएगा। डिफॉरेस्टेशन से
कैसे हम लोग एमिशन को कर्ब कर सकते हैं, इसके बारे में भी वहाँ पे बातें होती हैं। टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया गया कि कैसे जो डेवलप्ड नेशन है वो अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे डेवलपिंग नेशन के साथ। तो ये कुछ बातें हुई। इसका मैकेनिज्म क्या था कोप 16 का पूरा, जो बेसिक चीजें थी, जो मेन मुद्दे थे, दैट वाज टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म, सेकंड वन वाज ग्रीन क्लाइमेट फंड और थर्ड था एडेप्टेशन फंड। टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म के अंदर क्या था, जो COP 16 के मेंबर्स थे, 2010 के अंदर ये मीटिंग हो रही है कैनकन की, जो COP 16 थी 2010 की कैनकन मीटिंग, इसके अंदर ऐसा कहा गया कि डेवलप्ड नेशन ऐसा एक्सप्लेन करें कि डेवलपिंग नेशन को कैसे और कितना आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म में। फिर सेकंड नंबर ग्रीन क्लाइमेट फंड। देखिए प्री के अंदर इससे क्वेश्चन बन चुका है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11 ऑफ UNFCCC, जितना भी टेक्नोलॉजी बूस्ट करना है, जितने भी प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, रीन्यूएबल सेक्टर लगाना है, जितना भी कार्बन ऑफसेटिंग करना है, उसमें खर्चा तो लगेगा। जितना खर्चा लगेगा उसका फाइनेंस इकट्ठा करना है ग्रीन क्लाइमेट फंड में, जिसमें डेवलप्ड नेशन का भी पैसा होगा और डेवलपिंग नेशन का भी पैसा होगा, ठीक है। और इसको डेवलप्ड नेशन भी यूज करेंगे और डेवलपिंग नेशन भी यूज करेंगे। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें हैं। ये जो पैसा है, ये जो फंड है, वो प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगा, प्रोग्राम्स को सपोर्ट करेगा, पॉलिसीज को सपोर्ट करेगा और अदर एक्टिविटीज को सपोर्ट करेगा। कहाँ पे? डेवलपिंग कंट्री पार्टीज के अंदर। पैसा डेवलप्ड डेवलपिंग दोनों का है, लेकिन यूज कहाँ हो रहा है? डेवलपिंग कंट्री पार्टीज की एक्टिविटी में, ठीक है। ये फंड जो है गवर्न किया जाएगा ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड के द्वारा। इसको गवर्न करेगा, इस पूरे फंड का गवर्न करेगा ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड। जो वर्ल्ड बैंक है वो इसका ट्रस्टी बनेगा, ये याद रखना। इस फंड का ट्रस्टी है वर्ल्ड बैंक, इसको गवर्न कर रहा है ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड। COP ऑल्सो डिसाइडेड, एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट बनाया गया जो सपोर्ट करेगा इसके फंक्शनिंग को, इसके ऑपरेशन को, कि किसका पैसा कहाँ पे जा रहा है। एक सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसके बारे में हमने जाना कि ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, किस चीज़ के लिए है। फंडिंग इकट्ठी की जा रही है, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी डेवलपमेंट, जो भी प्रोग्राम पॉलिसीज लेके आनी है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, उसके लिए। दोनों ही नेशन इसमें पैसा डाल सकते हैं, डेवलप्ड भी और डेवलपिंग भी। वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी है और एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट बनाया गया है जो इसके ऑपरेशन पे काम रखेगा। हमने क्या देख लिया? टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म, हमने ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में समझ लिया। अब हम अडेप्टेशन फंड के बारे में समझ रहे हैं। एक और फंड जो है वो बनाने की बात की, जिसको कहा गया अडेप्टेशन फंड। ये फंड किसके लिए है? डेवलपिंग कंट्री पार्टीज के लिए है। वो डेवलपिंग नेशन जो क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टीज हैं, जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर मेंबर्स हैं, उन डेवलपिंग कंट्री के लिए अडेप्टेशन फंड बनाया गया। और स्पेशली वो कंट्रीज हैं ये जो वल्नरेबल हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा थ्रेट है, क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा थ्रेट है। अडेप्टेशन फंड उन डेवलपिंग कंट्रीज के काम आएगा। इसके अंदर पैसा कहाँ से आएगा? अडेप्टेशन फंड के अंदर जो फंडिंग होगी वो कहाँ से होगी? जो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यानी CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के कार्बन ट्रेडिंग के थ्रू जो पैसा मिलता है, वो पैसा, उसका 2% अडेप्टेशन फंड के अंदर डाला जाएगा। इट इज सुपरवाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय अडेप्टेशन फंड बोर्ड। जैसे वहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड था, इसी तरीके से इसको मैनेज करेगा अडेप्टेशन फंड बोर्ड। वर्ल्ड बैंक उसका भी ट्रस्टी था, वर्ल्ड बैंक इसका भी ट्रस्टी होगा, ठीक है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसका सेक्रेटेरिएट होगा अडेप्टेशन फंड का। ट्रस्टी दोनों का ही वर्ल्ड बैंक है। दोनों में फ़र्क क्या है? वहाँ डेवलप्ड डेवलपिंग दोनों पैसा डाल रहे हैं। काम कौन किसके काम आएगा? डेवलपिंग कंट्रीज़ की पॉलिसी प्रोग्राम के लिए। अडेप्टेशन फंड भी काम आ रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पैसा CDM यानी जो डेवलप्ड नेशन है वो कार्बन ट्रेडिंग का यूज़ करके जो पैसा कमा रहे हैं उसका 2% अडेप्टेशन फंड के अंदर डालेंगे। अब इसके बाद 16th समिट के बाद 17th समिट होती है डरबन के अंदर, डरबन समिट होती है। अब इसके अंदर इंडिया ने डरबन में हिस्सा तो लिया, लेकिन उसकी 2 मेजर डिमांड थी। पहले हमने न्यू क्लाइमेट रिजीम जब भी आएगा तो जो इक्विटी है वो इंटैक्ट रहेगी। जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, मतलब कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी बेसिस पे काम करना है। इंडिया ने ऐसी शर्त रखी। दूसरा शर्त ये रखी, जो भी डीलिंग हुई है वो 2020 के बाद लॉन्च होगी, मतलब जो भी हमारे प्रोमिसेस हैं उसकी चेकिंग 2020 के बाद होगी। जो भी डील है वो 2020 के बाद लॉन्च करो तो हम इसका हिस्सा बनेंगे। बातें मानी गई, इंडिया इसमें शामिल हुआ, ठीक है। आउटकम्स क्या आए? जो डील है वो फाइनल कर दी 2015 तक, लेकिन लॉन्च करेंगे 2020 तक, जैसा इंडिया ने कहा था। क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड फेज
क्योटो प्रोटोकॉल का सेकेंड फेज सिक्योर्ड हो गया। हमने कल देखा था 2008 से 2012 तक केपी का यानी क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट फेज चलेगा, 2013 से लेके 2021 तक क्योटो प्रोटोकॉल का सेकेंड फेज चलेगा। मींस सिक्योर हो गया क्योटो प्रोटोकॉल का सेकेंड फेज कि इसके अंदर क्या क्या काम करने हैं, मतलब गाइडलाइंस तैयार हो गई केपी के सेकेंड फेज की। ग्रीन क्लाइमेट फंड जिसको COP 16 में डिस्कस किया था उसे लॉन्च कर दिया गया COP 17 में। ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म लेके आए, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कंटेन किया गया, लूप होल्स जितने भी थे डेवलप्ड के अंदर उन सब चीज़ों को देखा गया। कुल मिला के यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो COP 16 में बातें हो रही हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए COP 17 आया। ग्रीन क्लाइमेट फंड की वहाँ बात हुई, यहाँ लॉन्च कर दिया गया। वहाँ क्योटो प्रोटोकॉल के सेकेंड फेज की बात हो रही थी, यहाँ पे उसको सिक्योर कर दिया, यानी जो गाइडलाइंस थी वो तैयार कर दी, ठीक है। इसके बाद COP 18 होता है दोहा आउटकम्स 2012 का। COP 18 होता है दोहा। क्या क्या आउटकम्स आते हैं 2012 के? पहला, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। जितने भी गवर्नमेंट है, जितने भी डेवलप्ड और डेवलपिंग गवर्नमेंट है, वो एग्री हो गए कि हम यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। जो भी देश हैं, चाहे वो डेवलप्ड है चाहे वो डेवलपिंग है, जिनके ऊपर 2020 से इफेक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का, वो सब क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए 2012 में, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल को अमेंड करने की बात की गई। हमने देखा था क्योटो प्रोटोकॉल एकमात्र बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो डेवलप्ड कंट्रीज को बाइंड करता है उनकी बातें पूरी करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस के रिडक्शन के कमिटमेंट को के लिए बाइंड करता है डेवलप्ड नेशंस को। अब हमने देखा 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट फेज खत्म हो रहा था, तो COP 17 के अंदर ही हम फाइनलाइज कर चुके थे कि COP का जो सेकेंड फेज है वो काम कैसे करेगा। तो यहाँ से COP जो सेकेंड फेज है केपी का क्योटो प्रोटोकॉल का, उसके सेकेंड फेज को अनाउंस कर दिया गया, सेकेंड कमिटमेंट पीरियड, जिसके अंदर क्या क्या कहा गया, CDM, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन और इंटरनेशनल एमिशन यानी कार्बन ट्रेडिंग, ये जो पहले फेज में था वो जो का त्यों रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और क्या कहा कि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की गई, मेजरमेंट, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ऐड कर दिया गया। मींस आपको अपनी रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम टेबुलर फॉर्मेट में तैयार करनी है कि हमने ये काम कर दिया, हमने केपी के अंदर ऐसा प्रॉमिस किया था और हम ये काम कर चुके हैं। ऐसा टेबुलर फॉर्मेट के अंदर आपको अपनी रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करानी होगी। ये नई अमेंडमेंट कर रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल में, पहला ऐसा नहीं था। अब इसको टेबुलर फॉर्मेट के अंदर, जिसे नाम देंगे कॉमन टेबुलर फॉर्मेट, इसके अंदर डेवलप्ड नेशंस को अपनी सारी रिपोर्टिंग देनी होगी। साथ में क्या कहा, अब जैसे मान लीजिए किसी को ये कहा था, जो केपी का फर्स्ट फेज कि आपको 100 टन ऑफ CO2 ही आप एमिट कर सकते हो। उस देश ने मान लीजिए 95 टन ऑफ CO2 एमिट किया है। 100 कहा था, उसने 95 टन ऑफ CO2 एमिट किया है। मींस 5 उसका क्रेडिट बच गया, 5 टन ऑफ CO2 यानी 5 उसके पास क्रेडिट सर्टिफिकेट हो गए। तो अब जब फर्स्ट फेज खत्म हो जाएगा तो ऐसा कहा गया अमेंडमेंट के अंदर, सेकंड फेज में इस सरप्लस को आप फिर से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मींस आगे के अंदर सेकंड फेज के अंदर आपका ये क्रेडिट जो है वो ऐड होगा, काउंट होगा, ऐसा कहा इस वाले पॉइंट के अंदर, ठीक है। इट इज कैरिड ओवर विदाउट लिमिट फ्रॉम द फर्स्ट टू सेकंड कमिटमेंट पीरियड। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने जो 5 क्रेडिट्स जोड़ के रखे थे पिछले साल में, अब आप आगे भविष्य के अंदर कुछ एफर्ट्स लगा ही नहीं रही कि हमारे तो पहले वाले ही पेंडिंग है तो जितना पॉल्यूशन है कर दो। ऐसा नहीं होगा, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी कि इन क्रेडिट्स का कितना यूज़ कर सकते हो जो पिछले साल के थे, जो पिछले फेज के थे, ठीक है। तो ये बातें हो रही हैं किसके अंदर, ये बातें हो रही हैं दोहा आउटकम के अंदर। दोहा आउटकम में जितने नेशंस हैं उन्होंने एग्रीमेंट को साइन कर दिया। दूसरा, क्योटो प्रोटोकॉल के अमेंडमेंट की बातें हो रही हैं, जो अमेंडमेंट की बातें हुई वो हमने की है। तीसरा, और किस चीज़ पे बात हुई दोहा राउंड के अंदर, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के कंप्लीशन पे बात हो रही है। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिससे इम्प्लीमेंटेशन और अच्छा होगा क्योटो प्रोटोकॉल का। सोंगडो, द रिपब्लिक साउथ कोरिया, ये ग्रीन क्लाइमेट फंड को होस्ट करेगा, ठीक है। UNEP लेड कंसोर्शियम, मतलब UNEP की ये कंसोर्शियम एक सभा होस्ट करेगा क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर को। ये क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एक अलग बॉडी बनाई गई दोहा राउंड के अंदर। ये क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर क्या करेगा, जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना है, जो भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होना है, उनको देखेगा, उनका सुपरविजन करेगा। और इसको होस्ट कौन करेगा, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर को UNEP लेड कंसोर्शियम यानी UNEP का एक समूह।
अब इसके लिए क्या कहा गया बहुत सारी गवर्नमेंट ने कि क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर का एक नेटवर्क तैयार कर दो और उस नेटवर्क के लिए एडवाइजरी बॉडी बना दो, मतलब अलग से एडवाइजरी बोर्ड बना दो जो क्या कहलाया जाएगा, CTCN, यानी क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क। ये नेटवर्क क्या है, एक क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर यहाँ है, दूसरा क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर यहाँ है, तीसरा क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर यहाँ है, तीनों देश को एक नेटवर्क में बांध दो जिसे क्या कहेंगे, CTCN, और इसके ऊपर CTC एडवाइजरी बोर्ड बिठा दो जो सभी को एडवाइज करेगा। ठीक है, ये कंप्लीशन ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हमने की। मींस डरबन के अंदर, दोहा के अंदर क्या क्या बातें हुई है वो हमने देखा। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट हुआ, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के कंप्लीशन पे बात हुई। अब हम COP19 को पढ़ते हैं, दैट इज वर्सो मीटिंग, वर्सो एग्रीमेंट। COP19 था 2013 में हुआ। इसके क्या क्या आउटकम आए? सबसे पहला आउटकम 2015 एग्रीमेंट। पीछे हमने देखा जो भी गवर्नमेंट जो एग्री थी, ठीक है, गवर्नमेंट एडवांस द टाइमलाइन, उन्होंने क्या किया, अपने टाइमलाइन को एडवांस कर दिया कि हम देखो 2020 से जो काम करने वाले थे हम उसको एडवांस कर रहे हैं, पहले ही हम उसको शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसको क्लियर और ट्रांसपेरेंट मैनर में पब्लिश किया गया, सामने लेके आया गया कि किस देश ने अपना कितना कंट्रीब्यूशन करने को कहा है। इंडिया ने कहा 20 से 25%, चाइना ने कहा 40%, अमेरिका ने कहा 15%। तो कितना किसने वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन करने को कहा है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में सभी के सामने रखा जाए, ऐसा पहली बात COP19 में हुई। दूसरी क्या बातें हुई कि वॉलंटरीली कैंसिल कर दीजिए सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन को। देखिए हम लोग देख रहे थे CDM के अंदर क्या था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो क्योटो प्रोटोकॉल का था, जो एक डेवलप्ड नेशन दूसरे डेवलप्ड नेशन के अंदर प्लांट लगा रहा था, जिससे क्या हो रहा था, इस नेशन को सर्टिफाइड एमिशन मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, एमिशन रेटिंग का, क्रेडिट रेटिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जो ये मीटिंग हुई है वॉर्सो आउटकम, इसके अंदर ये कहा गया कि हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप खुद से ही उस सर्टिफिकेट को मना कर दें। क्यों मना कर दें? मान लिए इस देश को सर्टिफिकेट मिल गया, मीन्स ये दूसरे देश के अंदर तो प्लांट लगा रहा है लेकिन खुद के देश के अंदर क्या करेगा, खुद के देश के अंदर पॉल्यूशन करने के लिए सक्षम हो जाएगा क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है। तो क्या कहा इस मीटिंग के अंदर कि इन सर्टिफिकेट्स को वॉलंटरली ही आप लोग कैंसिल कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। ग्रीन क्लाइमेट फंड को ओपन कर दिया बिजनेस के लिए, लॉन्च कर दिया था COP18 में, अब बिजनेस के लिए इसे ओपन कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन चीज़ों पे बात हुई कि जो डिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक किया जा सकता है उसके ऊपर ध्यान दो। टेक्नोलॉजी टू बूस्ट एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, कुछ टेक्नोलॉजीज को बूस्ट करने के लिए क्लाइमेट चेंज में एक्शन लिए गए। CTCN जैसे मैंने आपको बताया था, जो सेंटर नेटवर्क था उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया, मतलब ये जो सेंटर हमने पढ़ा था यहाँ पे क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क, उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया कहाँ पे, वॉर्सो आउटकम के अंदर। ठीक है, इसके बाद अब हम लीमा आउटकम के बारे में बात करते हैं जो COP20 है 2014 की, लीमा आउटकम। लीमा देखो यहाँ पे ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, ये ऐसा फर्स्ट आउटकम था, ऐसी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे अचीवमेंट्स मिली थी। क्या अचीवमेंट्स मिली थी? ग्रीन क्लाइमेट फंड जो लॉन्च हुआ था पीछे कहाँ पे, कैंकन एग्रीमेंट के अंदर जो ग्रीन क्लाइमेट फंड की बातें हुई थी, अब उसके अंदर 10 बिलियन का टारगेट जो है वो इनिशियली रख दिया गया। डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज ने अपने 10 बिलियन टारगेट को पूरा किया, इतना फंड उसके अंदर आ गया। ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया लीमा आउटकम में। लीमा मिनिस्टीरियल डिक्लेरेशन ने एजुकेशन और अवेयरनेस पे भी काम किया कि अलग अलग गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज को लेके दुनिया को अवेयर करे, कुछ ऐसे करिकुलम्स बनाइए। प्रोग्रेस हुई और इसके अंदर क्या हो रहा है देखो, नेशनल अडेप्टेशन प्लान को फॉलो किया गया। नेशनल अडेप्टेशन प्लान में क्या है कि कैसे कोई देश जो UNFCCC का मेंबर है वो कैसे अडेप्ट करेगा, कैसे क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, इस नेशनल अडेप्टेशन प्लान के अंदर बहुत सारे देश जैसे पेरू, US, जर्मनी, फिलीपींस, टोगो, UK, ये सब इसके मेंबर बने। लीपा अडेप्टेशन नॉलेज इनिशिएटिव, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसको नैरोबी वर्क प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट किया गया है। देखो इसके अंदर क्या है, लीमा अडेप्टेशन नॉलेज इनिशिएटिव के अंदर सक्सेसफुली जितने भी देश हैं सभी को अवेयर कराया जाएगा कि कैसे आप क्लाइमेट चेंज को होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें और जितनी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उन स्टेप्स को यूं का यूं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी रेप्लिकेट किया गया ताकि उनका भी योगदान देश के अंदर बना रहे, क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए बना रहे।
तो ये हमने लीमा समिट की बात की है, ठीक है। और क्या क्या हुआ यहाँ पे, पहला काम तो क्या हुआ ये हमने देख लिया, पहला काम लीमा आउटकम में क्या हुआ ये हमने देख लिया, नेशनल अडेप्टेशन प्लान को फॉलो किया गया। दूसरा काम यहाँ पे क्या हुआ है, जो दोहा के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल का जो 2012 में मीटिंग हुई थी, दोहा राउंड, वहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल के अमेंडमेंट की बात हो रही थी। तो वहाँ पे जो और कंट्रीज हैं उन्होंने भी क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट कर लिया कि हम इसके अमेंडमेंट को मंजूरी देते हैं। नाउरू और तुवालू ये 2 देश ऐसे थे जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल के अमेंडमेंट को मंजूरी दी, और 21 टोटल ऐसे देश बन गए थे जो क्योटो प्रोटोकॉल की अमेंडमेंट से सहमत थे, लेकिन ज़रूरत थी 144 कंट्रीज़ की। उसके और क्या हुआ इस मीटिंग, लीमा मीटिंग के अंदर न्यू क्लाइमेट एक्शन पोर्टल को लॉन्च किया गया। पेरू ने न्यू पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है नाजगा क्लाइमेट एक्शन पोर्टल। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कौन देश किस तरीके से काम कर रहा है, कौन से इनिशिएटिव्स लेके आया है। तो इस क्लाइमेट एक्शन पोर्टल को लॉन्च किया पेरू ने। लीमा ने जेंडर के बेसिस पे भी वर्क प्रोग्राम को स्टार्ट किया, यानी मेल फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी गई क्लाइमेट चेंज एक्शन को लेके। और एक स्पेशल डे घोषित किया गया, नामा का पूरा नाम क्या है, नेशनली एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन, मतलब कि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। इसको एक स्पेशल इवेंट दिखाने के लिए नामा डे घोषित कर दिया, जिससे लोगों के अंदर मोटिवेशन आए, ठीक है, कि पर्टिकुलर नेशनली एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन कौन क्या एक्शन लेके आ रहा है। एक उन सभी चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए इस मीटिंग के अंदर नामा डे की घोषणा हुई, ठीक है। ये हमने पढ़ा लीमा को लेके। अब हम देखते हैं कि पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो COP21 था 2015 के अंदर, इसमें क्या था। पेरिस क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखो क्या था, ऐसा ऑब्जेक्टिव लेके आए कि पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। 1990 के अंदर जितना टेम्परेचर था उसका 2 डिग्री सेल्सियस फालतू नहीं होना चाहिए, और एफर्ट्स तो हम ये लगाएंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही ना हो। 2 से तो ज़्यादा होने ही नहीं देना है, एफर्ट्स ये होंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, ठीक है। अपने अपने नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी आप कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे वो सामने रख दो कि आपने क्या सोचा है। दिस इंक्लूड रिक्वायरमेंट दैट ऑल पार्टीज रिपोर्ट रेगुलरली, और ऐसी ज़रूरत है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं क्योटो प्रोटोकॉल की, पेरिस एग्रीमेंट की, वो सभी रेगुलरली अपने अपने रिपोर्टिंग करती रहे कि हमने ऐसा काम किया, हमने ऐसा काम किया। और हर 5 साल के बाद आप अपने टारगेट्स को इम्प्रूव कर दें। जैसे अभी अगर आपने 20% की सोची है तो 5 साल के बाद आप 20% से ज़्यादा एमिशन रिडक्शन की बातें करें, ठीक है। तो ये चीज़ें पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हो रही थी। पेरिस एग्रीमेंट 4 नवंबर 2016 से फोर्स में आना था। जो इसका फर्स्ट सेशन हुआ कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कैसे मीटिंग करेगी पेरिस एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए, उसकी पहली मीटिंग हुई है जिसको CMA1 यानी मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट कहा है। उसकी पहली मीटिंग यानी पेरिस एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए जो पहली मीटिंग हुई है वो माराकेश मोरक्को के अंदर हुई है। बाय द क्लोज ऑफ माराकेश कॉन्फ्रेंस इट हैड बीन रेटिफाइड, इसको रेटिफाई किया, मोरक्को एग्रीमेंट को रेटिफाई किया 111 कंट्रीज ने। 111 कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन किया कि हम पेरिस डील को फुलफिल करेंगे, ठीक है। द एग्रीमेंट डिफाइंस पार्टीज बेसिक ऑब्लिगेशन एंड इस्टेब्लिशेस न्यू प्रोसीजर एंड मैकेनिज्म। इसके अंदर कुछ नए प्रोसीजर और मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया कि पेरिस के जितने भी टारगेट्स हैं उनको, पेरिस डील के जितने टारगेट्स हैं उनको कैसे नए प्रोसीजर और मैकेनिज्म से फुलफिल करेंगे, और उन सभी का रूल रेगुलेशन के लिए एक बुक बनाई गई, एक कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए गए जिसको नाम दे दिया पेरिस रूल बुक। पेरिस रूल बुक क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पेरिस एग्रीमेंट को, यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर ना हो ग्लोब का, कैसे उस काम को करेंगे उसका पूरा ब्यौरा पेरिस रूल बुक डॉक्यूमेंट के अंदर होगा। इसकी जो पहली मीटिंग हुई माराकेश क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP22 2016 में, ये पेरिस मीटिंग की पहली सब मीटिंग थी। इसके अंदर सबसे पहले बात हुई ऑर्फन इशू की। ऑर्फन इशू मीन्स जो भी नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसने जितने भी देशों ने जो भी चीज़ें सोची है उसके लिए टाइम फ्रेम कॉमन करें या अलग करें, इन चीज़ों पे डिस्कस करना था। मीन्स किसी ने कहा मैं 2030 तक पूरा करूंगा, किसी ने कहा मैं 2040 तक पूरा करूंगा अपना टारगेट। तो जो ये कॉमन टाइम फ्रेम था, इस टाइम फ्रेम को कॉमन टाइम फ्रेम में रखें या इस कॉन्ट्रीब्यूशन को अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर ही रहने दें। कोई रूल रेगुलेशन और बनाना है क्या नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन को लेके,
या हम कलेक्टिवली 2025 के बाद कैसे काम करना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो रहा था माराकेश क्लाइमेट चेंज में, जिसे ऑर्फन इशू कहा गया। ऑर्फन मतलब अभी कुछ अता पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। अडेप्टेशन फंड बनाया जाए या ना बनाया जाए, इसके बारे में बात हुई, क्योंकि आपको पता है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड ऑलरेडी बन चुका था, तो अडेप्टेशन फंड की अलग से ज़रूरत है या नहीं है, इस चीज़ पे बात होती है माराकेश ट्रीटी में। फाइनेंस के अंदर जो $100 बिलियन मोबिलाइज करना था डेवलप्ड नेशन को, डेवलपिंग कंट्री तक जो मोबिलाइज करना था $100 बिलियन एवरी ईयर, उसके बारे में यहाँ पे रोड मैप तैयार किया गया कि कैसे करेंगे। माराकेश के अंदर बहुत सारी कमेटीज ने कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंस देने की बात की, और जो पहले से 15% 2013-14 में जितना फंड आया था उससे 15% फंडिंग ज़्यादा हो गई, ठीक है। कहाँ पे? ग्रीन क्लाइमेट, जो $100 बिलियन का टारगेट अचीव करना था। कंट्रीज एंड अदर अनाउंस्ड वैरायटी ऑफ न्यू फाइनेंशियल प्लेजेस, कुछ अलग प्लेजेस, कुछ अलग फाइनेंशियल प्रोमिसेस भी किए। $23 मिलियन दिया डेवलप्ड नेशन ने क्लाइमेटिक टेक्नोलॉजी सेंट्रल नेटवर्क के लिए। $50 मिलियन एक्स्ट्रा दिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो। ये सब एक्स्ट्रा फाइनेंस दिया जा रहा है पेरिस डील को पूरा करने के लिए। इसके बाद देखिए, बुक के अंदर 6th एडिशन के अंदर आपको COP24 नहीं मिलेगी, लेकिन मैं करवा रही हूँ क्योंकि हम एक ही स्लाइड के अंदर सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी खत्म कर लें जो आज तक हुई है। COP24 के अंदर पेरिस रूल बुक को डिस्कस किया गया। ये देखो, पोलैंड के अंदर हुई थी, पोलैंड के शहर कोटावाइस, यहाँ पे ये मीटिंग होती है, 24th मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। पेरिस रूल बुक के बारे में जिक्र हुआ कि रूल बुक को कब से ऑपरेशनलाइज करना है, उसके अंदर कैसे काम होना चाहिए। रूल बुक सेट करेगी कि कैसे कंट्री प्रोवाइड करे अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कैसे अपने कंट्रीब्यूशन सेट करे कि कौन से देश ने कितना कंट्रीब्यूट करना है ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने में, कौन से देश ने कितना कंट्रीब्यूट करना है, तो उसका पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन बनाना कैसे बनाया जाना चाहिए पेरिस रूल बुक के अंदर, इसको ऑपरेशनलाइज करो। दूसरा, रूल बुक क्या कवर करेगा कि हाउ कंट्री शुड रिपोर्ट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वो रिपोर्ट कैसे करेंगे कि कितना रिड्यूस कर दिया, कितना अभी पेंडिंग है। कार्बन ट्रेडिंग कैसे करेंगे। रूल बुक और क्या एड्रेस करेगी, सम कंसर्न अबाउट ओपेकनेस ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग का जो प्रॉमिस किया है डेवलप्ड नेशन ने, वो कितना ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रहा है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस हुआ COP24 में। रूल बुक और क्या डिस्क्राइब करती है कि लोन्स, कंसेशन, ग्रांट्स जो भी मिले हैं क्लाइमेट फाइनेंस को लेके, उन सभी को ट्रांसपेरेंट मैनर में लेके आया जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें COP24 की पेरिस रूल बुक को लेके, कि पेरिस रूल बुक क्या क्या चीज़ों को शो करेगा, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमने देखी। लेकिन कोटावाइस की मीटिंग के अंदर कुछ इश्यूज उठे। क्या इश्यूज उठे? कुछ एम्बिशन नहीं दिखाया, कुछ लक्ष्य नहीं दिखाया कि कैसे हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहने देंगे ग्लोब का, कोई लक्ष्य नहीं बताया कि कैसे करेंगे। इक्विटी के बारे में बातें नहीं की, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे शेयर होंगी सबके बीच में, कोई डिस्कस नहीं हुआ। $100 बिलियन के टारगेट को कैसे पूरा करेंगे 2020 तक, कुछ नहीं बताया, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं आई। 2025 के बाद काम कैसे होगा, कुछ नहीं बताया। तो कोटावाइस के अंदर, कोटावाइस जो पोलैंड की मीटिंग थी COP24, उसके अंदर ये इश्यूज थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद मैड्रिड स्पेन के अंदर COP25 होता है। COP25 होता है लेटेस्ट मैड्रिड स्पेन के अंदर। ये देखो, इसके अंदर कोई आउटकम नहीं निकला। ये 15th मीटिंग थी क्योटो प्रोटोकॉल की, और सेकेंड मीटिंग थी पेरिस एग्रीमेंट की। पहली माराकेश वाली थी और सेकंड जो है मैड्रिड स्पेन की मीटिंग है। इसके अंदर देखिए, जो रूल बुक बनानी थी पेरिस की, उसके ऊपर कंसेंसस ही नहीं हो रहा है। डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन का कंसेंसस ही नहीं हो रहा है। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है कि मैं कुछ भी $100 बिलियन मैं नहीं स्पेंड करूंगा इंडिया या चाइना जैसे देशों पे, क्योंकि ये लोग पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों ही बहुत फैला रहे हैं और खुद इतने ज़्यादा गरीब नहीं हैं जितने दिखा रहे हैं खुद को, तो मैं कोई फंडिंग नहीं दूंगा। तो जो फंडिंग है वो फेल हो गई। बिना फंडिंग के कैसे आगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, कैसे सारा काम होगा। तो पूरा मैड्रिड स्पेन की जो मीटिंग थी COP25 जो थी वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकी। COP25 सक्सेसफुल हो ही नहीं सकी और इसका कोई आउटकम नहीं निकला। तो यहाँ पे हमने अपने सारे जितनी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है UNFCCC की, उनको डिस्कस किया। लास्ट सेशन में हमने क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज सुबह की जो क्लास थी उसके अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी का कुछ इशू था, जिसकी वजह से ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी ये बुक खत्म हो जाएगी। टेक केयर गाइस, बाय बाय। रिवाइज करते रहना।